जाने कितना वक्त गुजरा था, उन्हें सारी दुनिया से बेखबर सोए के धड़ धड़ दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर एहान ने कसमसा कर आंख खोली। कमरे में फैली मध्यम सी रोशनी इस बात की निशानदही कर रही थी कि बाहर सुबह हो चुकी है। दरवाज़ा एक बार फिर खटखटाया जा रहा था। अब की बार एहान को सिचुएशन का अंदाज़ा ठीक से हुआ तो पट से आंखें खोल दी। नज़र बेख्तियार अपने बाजुओं के हल्के में सोई अपनी ज़िंदगी पर पड़ी तो लब खुद ही मुस्कुरा दिए। उठ जाएं, सुबह हो गई है जाने एहान। एहान ने झुककर उसकी पेशानी पर मोहर सब करते उसे जगाया। नो, वो क्यूट क्यूट से मुंह बनाती एक लफ्ज़ी जवाब देती फिर से उसके सीने में मुंह छुपाई सो गई। आपकी यही लापरवाहियाँ और बेखबरियाँ मेरे लिए इम्तहान बन जाती हैं और फिर आपकी नहीं नहीं की रट शुरू हो जाती है। बिना इस बात की परवाह किए कि दोबारा से दरवाज़ा नॉक किया जा रहा है, वो फिर से मदहोश हो रहा था। घर चल के हम बहुत सारा सोएंगे, प्रॉमिस। अब उठ जाएं, हमें हवेली जाना है, बाहर कोई दरवाजे पर मौजूद है। एहान आप सबको भेज दें, उन्हें बोले महिमा सो रही है। वो शायद अभी बिल्कुल भी उठने के मूड में ना थी, हालांकि वो बिना किसी अलार्म के फजर के टाइम उठी होती थी। घटाओं की तरह बिखरे बाल और बेपरवाह सरापा उसको बहकाने के लिए काफ़ी था। उसे खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल था। सो उसके होशरुबा सरापे से निगाह चुराते वो जल्दी से उठा, शर्ट पहनी। महिमा के कपड़े हवा की वजह से बहुत हद तक खुश्क हो गए थे, बस हल्की हल्की सी नमी बाकी थी। एहान की जान उठकर कपड़े पहन ले, या पहनाने का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, जिस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। जानता था यही तरीका है उसे उठाने का, और ऐन तवक्को के मुताबिक वो हड़बड़ा कर उठी। मगर फिर अपनी हालत और पास खड़े एहान को देखती वो हया के मारे नज़र भी नहीं उठा पाई। एहान ने झुककर उसके कपड़े चारपाई पर रखे। जल्दी से उठ जाएं, हमें निकलना है। उसकी गैर होती हालत और फिर सिचुएशन के बायस वो खुद को संभालता दरवाजे की तरफ बढ़ गया ताकि आराम से वो कपड़े पहन सके। मैं पूछता हूँ कौन है अंदर? शराफत से दरवाज़ा खोल दो या फिर मैं दरवाज़ा तोड़ दूँ। बाहर से अब किसी आदमी के बोलने की आवाज़ें भी आ रही थीं। महिमा ने हर चीज़ को पसे पुश डाला और जल्दी से अपने बिखरे वजूद को समेटती उठी। कपड़े पहनकर उसने खुद को अच्छे से उसी गर्म शॉल में छुपा लिया। एहान ने एक नज़र मुड़कर उसे देखा, फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। अस्सलामुअलैकुम। एहान ने सामने खड़े उधेड़ उम्र आदमी को सलाम किया जो यकीनन उस दुकान का मालिक था। वालेकुम अस्सलाम। भाई बादशाह बंदे हो आप, मैं कब से दरवाज़ा बजा रहा हूँ, क्या भंग पीकर सो रहे थे? वो आदमी बहुत तपा हुआ दिख रहा था। इतने में महिमा भी एहान के करीब आ खड़ी हुई। यही समझ ले नशे में ही था। महिमा की तरफ झुकते उसने सरगोशी सी की। उस बंदे को तो समझ नहीं आई, मगर महिमा की सांसें उथल पुथल हुई। माजरत खा हूँ भाई, दरअसल हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी। मौसम भी आप जानते हैं कैसा था। मेरी बीवी साथ थी तो सो यहीं ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए थी, इसलिए बिना आपकी इजाज़त के हमने ताला तोड़ा और अंदर आ गए। आप देख सकते हैं आपका सामान वैसे ही पड़ा है। मौसम तो अल्लाह माफ़ करे वाकई बहुत ख़राब था। खैर कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। वो आदमी उन्हें देखकर ये अंदाज़ा लगा चुका था कि वो लोग चोर डाकू नहीं थे। एहान ने अपने वॉलेट से कई नोट निकालकर ज़बरदस्ती उसके हाथ में थमाए और इजाज़त लेते वहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ चले आए। आसमान अभी भी बादलों से ढका हुआ था। महिमा को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी लॉक करते वो खुद नज़दीक ही किसी वर्कशॉप ढूंढने चला गया, या शायद कोई और हेल्प मिल जाती। मोबाइल भी बंद था। जानता था मीरशा की जान पर बनाई होगी जब उसे पता चला होगा हमारे घर ना पहुँचने का। चलते चलते वो काफ़ी दूर निकल आया, मगर उसे कहीं कोई नज़र ना आया। अब उसे सही में कोफ्त हो रही थी। वापस पलटा, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। इन्हीं सोचों में चल रहा था कि पीछे से एक बाइक सवार आता दिखा। एहान ने जल्दी से उसे हाथ दिया। अस्सलामुअलैकुम। उस आदमी ने बाइक रोकी। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या आपके मोबाइल से एक कॉल कर सकता हूँ? मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मुझे वर्कशॉप से किसी को बुलाना होगा या अपने घर इन्फॉर्म करना होगा। जी कर लें। एहान ने जल्दी से मीरशा का नंबर मिलाया। मीरशा स्पीकिंग। दूसरी ही बेल पर उसकी गंभीर आवाज़ गूंजी। एहान हियर ब्रो। एहान किधर गायब हो यार? फार्म हाउस पर भी नहीं हो, किधर ले उड़े हो हमारी बहन को? मीरशा को उसकी आवाज़ सुनकर तसल्ली हुई। उड़ा तो नहीं, अलबत्ता रोड पर पैदल मार्च कर रहा हूँ। गाड़ी ख़राब हो गई है, फ़िलहाल फ़ौरन से पहले गाड़ी भिजवाएं, बाकी बात घर आने पर होगी। उसने जल्दी से जगह का पता कर फ़ोन उस बंदे को वापस किया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ? उसके गाड़ी में बैठते ही महिमा जल्दी से बोली, अलबत्ता उसकी तरफ देखने से गुरेज किया। मीर भाई से बात हुई है, थोड़ी देर तक गाड़ी आ जाती है। एहान रिलैक्स होता सीट से टेक लगाते उसकी तरफ रुख मोड़े बोला। उसकी नज़रें वो बखूबी समझ रही थी, इसलिए बिला वजह बाहर देखती दिल में दुआएं कर रही थी कि जल्दी से गाड़ी आ जाए।
तकरीबन पौने घंटे बाद ड्राइवर गाड़ी समेत वहाँ मौजूद था। वर्कशॉप कॉल की थी? एहान ने बाहर निकलते पूछा। जी बस थोड़ी देर तक पहुँच जाएगा, वर्कशॉप से कोई ना कोई। ड्राइवर मुस्तैदी से जवाब दे गया। ओके, गाड़ी चेक करवा के हवेली ले आना। एहान ने उससे गाड़ी की चाबी लेते माहिमा को इशारा किया और वापसी के लिए निकल पड़े। हवेली पहुँचते ही वो सरपट अंदर की तरफ भागी। एहान ने अब्रू उचका कर उसे देखा और गाड़ी लॉक करता उसके पीछे हो लिया। शुक्र है तुम दोनों खैरियत से हो, वरना हमें तो परेशानी हो गई थी। नंबर भी बन जा रहा था एहान का। बीजान ने माहिमा को साथ लिपटाते प्यार किया। जी वो इनका मोबाइल ऑफ हो गया था, इसलिए माहिमा की बात अधूरी रह गई। जब एहान वहाँ पहुँचा तो वो यकदम खामोश हो गई। अस्सलामुअलैकुम। एहान ने बीजान के सामने झुककर सलाम लिया और साथ ही एक शोक नज़र माहिमा पर भी डाली जो साथ बैठी थी, जिस पर वो पिदक कर कुछ दूर हटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, आबाद रहो। बीजान ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। भाई रात तो तुम दोनों ने डरा ही दिया हमें, सारी रात मुझे बेचैनी रही, जबकि तुम्हारे दादा जान भी परेशानी में टहलते रहे। चलें अब तो आ गए हैं ना, और आपके सामने हैं, अब आप पुरसकून हो जाएं। बीजान की दूसरी साइड पर बैठते उसने उनको बाजुओं के हल्के में लिया। माहिमा बेटा, ये चेहरे की रंगत क्यों इतनी सुर्खी माइल हो रही है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है बीजान, बस बारिश में भीग गई तो इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। बहुत मुश्किल से कुछ तबीयत संभली है, वरना रात को तो इन्होंने डरा ही दिया था मुझे। वो माहिमा पर फोकस रखे हुए था, जिसका चेहरा मज़ीद अनारी हो रहा था। आप परेशान नहीं हो, बस हल्का सा बुखार है, मैं अब रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। वो जल्दी से वहाँ से उठी। अच्छा, मैं हल्का फुल्का सा नाश्ता भिजवाती हूँ, करके सो जाना, ऐसे मत सोना। कमरे में आकर वो फूट फूट कर रो दी। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया था? ये नहीं होना चाहिए था। मैंने क्यों नहीं रोका? मैं क्यों कमज़ोर पड़ गई? क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्या मुझे कभी खुशी नहीं मिल सकती? चेहरा हाथों में छुपाए वो मुसलसल रो रही थी। फिर जल्दी से उठी, इससे पहले कि वो आ जाता। वो उस वक्त किसी का भी सामना नहीं करना चाहती थी। वो शावर लेकर निकली जब इरहा नाश्ते की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई और पीछे ही एहान चला आया। अरे अरे लड़की, बीजान बता रही हैं कि तुम्हें बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, फिर आते ही नहाने की क्या तुक बनती है? बारिश में नहा नहा के दिल नहीं भरा था क्या? इरहा ने ट्रे टेबल पर रखते उसे डपटा, जबकि वो एहान के सामने उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। जबकि इरहा के सवाल पर रेहान ने एक गहरी नज़र उसके भीगे से मुश्कबार सरापे पर डाली। उसकी लो देती नज़र आती आंखों की तपिश अपने वजूद पर महसूस करती वो खामोशी से रुख मोड़ गई कि सामने खड़े बंदे की नज़रों ने उसका जीना मुहाल कर रखा था। एहान भी इरहा की मौजूदगी के बायस खुद को कंट्रोल करता खामोशी से कपड़े निकाले वॉशरूम की जानिब बढ़ गया कि उसे ऑफिस भी जाना था। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, मगर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ज़ारून शाह स्पीकिंग। उसने पेपर से नज़र हटाकर रिसीवर उठाकर कान से लगाया। साइम बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से करवाए गए तारुफ पर उसके मुंह में जैसे कड़वा बादाम आया था। तो ज़ारून शाह का वही लठ मार अंदाज था। नंबर पर ट्राई कर रहा था, शायद हमारे नंबर ब्लॉक किए हैं तुमने। साइम ने तमहीद बांधी। मुद्दे पर आओ, फालतू वक्त नहीं है मेरे पास, उसने उकताहट से कहा। हसन अंकल की तबीयत ठीक नहीं, आईसीयू में थे, आज घर आए हैं, बस एक बार हुरिया से मिलना चाहते हैं। हुरिया का तुम लोगों से अब कोई वास्ता नहीं, दोबारा यहाँ कॉल मत करना। और हाँ, अगर हसन शाह मर आ गया तो भी मुझसे या मेरी बीवी से किसी किस्म के राब्ते की कोशिश मत करना। मेरे घर में 2-3 दिन बाद शादी है, इसलिए हसन शाह की मनहूसियत को हमारी दहलीज पर मत लाना। उसने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन एक बार फिर बजने लगा। ज़ारून के गुस्से का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। मेरी बात समझ नहीं आई क्या, या अपने तरीके से समझाऊं तुम्हें आकर? वो गुर्राया था। तुम बात नहीं समझ रहे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी उन्हें स्वेयर हार्ट अटैक आया। तुम एक बार हुरिया को उनसे मिलने दो, वो नीम बेहोशी में सिर्फ उसी को पुकार रहे हैं और जब से घर आए हैं मुसलसल यही रट लगाई हुई है। साइम के लिए उस सरफिरे बंदे को कायल करना मुश्किल हो रहा था। नहीं आएगी हुरिया, क्योंकि मैं नहीं आने दूंगा, समझे तुम? और जाकर बता दो हसन शाह को भी। मैं एक बात बार बार नहीं दोहराता होता, जब हुरिया को पता चलेगा कि तुमने जानबूझकर सब जानते हुए भी उसे नहीं मिलने दिया उसके बाप से, तब क्या जवाब होगा तुम्हारे पास इस सब का? वो जो भी हो, जैसा भी हो, उसका बाप है। साइम ने उसे रजामंद करने के लिए एक और ट्राई की। ज़ारून ने बिना जवाब दिए फ़ोन बंद कर दिया था।
अजीब दोराहे पर आ खड़ा हुआ था। वो अब किसी भी वजह से अपने और हुरिया के दरमियान कोई बदमज़गी नहीं होने देना चाहता था। पहले भी हसन शाह की वजह से उन दोनों ने बहुत सफ़र किया था। अब जब सब ठीक हुआ तो फिर से वो उनके दरमियान आन खड़ा हुआ था। ये हसन शाह तो गले की हड्डी बन गया। घर पहुंचते तक वो इसी कश्मकश का शिकार रहा कि हुरिया को बताए या ना बताए। कुछ देर बीजान के पास बैठकर वो अपने कमरे में चला आया, मगर हुरिया कमरे में भी दिखाई नहीं दी। यकीनन मैडम सबके साथ बिजी होगी। वो सब आजकल ज़्यादातर फरवा के कमरे में ही पाई जाती थी। फ्रेश होकर लेट गया। अजीब बेचैनी सी हो रही थी। काफ़ी देर बाद हुरिया कमरे में आई तो उसे इस टाइम लेटे देख हैरत हुई थी कि वो घर पर मौजूद हो और हुरिया को आवाज़ ना लगाए। ऐसा तो हो नहीं सकता था। आप कब आए? उसने आगे बढ़कर उसकी पेशानी छू कर देखी कि कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं। आपको क्या परवाह, जब भी आता हूँ। इतनी बेखबर रहती हैं कि आपको मेरे आने जाने का ही पता नहीं चलता। ज़ारून ने उसका हाथ अपने हाथ में लिए मसनूई गुस्से से कहा, बड़े डायलॉग्स मारे जा रहे हैं। खैर है ना सब? और इस तरह आप लेट क्यों गए? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ठीक हूँ, बस वैसे ही दिल नहीं लग रहा। सो जल्दी काम निपटा कर चला आया। हो सके तो चाय पिला दें। मैं अभी लाती हूँ। साहबजादे, ज़रा टाइम घर के लिए भी निकाल लें। परसों मेरे ख्याल में तुम्हारी ही बहन की शादी है। शाहाना बेगम ने मुराद को फिर से कहीं जाते तैयार देखकर झाड़ पिलाई। वो कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ रहने लगा था। जी मामा, मुझे पता है, और मेरे ख्याल में सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। बाकी जो हैं वो मुझे पता है, मैं देख लूँगा। आप बेफिक्र रहें। मैं भी बस एक दो काम है जिन्हें शादी से पहले निपटाना चाहता हूँ। अपने भाइयों को ही देख लूँ। शादियाँ हो गई हैं तो सब अपनी अपनी बीवियों को भी प्रॉपर टाइम देते हैं। एक तुम ही निराले हो, जिसको ना माँ बाप के पास बैठने की फुर्सत है ना बीवी के लिए टाइम है। शाहाना बेगम उसकी क्लास लेने के मूड में थी आज, इसलिए उनके लिए चाय लेकर अंदर दाखिल होती इरहा का दिल ज़ोर से धड़का, क्योंकि मुराद की नज़रें उसी पर जमी हुई थी। जी बेहतर, मैं दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जवाब तो उसके पास बहुत थे, मगर कह नहीं सकता था कि वो इरहा को सबके सामने सवालिया निशान नहीं बनाना चाहता था। और कहता भी तो क्या कि वो घर किस लिए टिक कर बैठे, जबकि उसे अपने संग बांध कर रखने वाली ही उससे लापरवाह थी। जब उसे ही उसके लेट आने या ज़्यादा बिजी होने पर कोई एतराज़ ना था तो क्या कर सकता था? इस सिलसिले में बात कर सकता था। सो उसने हर चीज़ को पसे पुश डालकर उसकी भूल कर नज़रअंदाज करके बात करने में पहल की। अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दिया, मगर वही अनजान बनी हुई थी तो मुराद ने भी चुप साध ली और ख़ुद को और ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया। चची, आप क्यों हाइपर हो रही हैं? मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं, और इन्होंने मुझे बताया था कि कुछ काम ज़्यादा है, इसलिए आप जाने दें इन्हें और आराम से चाय पिएं। वो ख़ुद को कंपोज करती आगे बढ़कर उसकी संजीदा नज़रों से नर्वस होती बमुश्किल बात बना पाई। मुराद खामोशी से कमरे से निकल गया। कुछ होश के नाखून लो लड़की, मैं देख रही हूँ कि तुम भी लापरवाही होती जा रही हो। बिल्कुल, मैं रिवायती सास की तरह नहीं हूँ, मगर मेरा एक ही बेटा है। इरहा पर जाने क्यों मुझे पिछले कु- इरहा पर जाने क्यों पिछले कई दिनों से मुझे वो बहुत बुझा बुझा सा दिख रहा है। मैंने कई बार उसे रात देर तक लॉन में टहलते देखा। तुम दोनों के दरमियान सब ठीक तो है ना बेटा? वो माँ थी, बिना कहे भी कुछ कुछ जान गई थी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब ठीक है, और आपकी दुआएं साथ हैं तो सब ठीक ही रहेगा। वो बस कुछ काम का बर्डन है, इसलिए शायद कुछ डिस्टर्ब है, बट परेशानी की कोई बात नहीं है। वो मुस्कुरा कर उन्हें मुतमईन करने की कोशिश करती बाहर निकल आई कि उसे अरमान के निकलने से पहले उसे याद दहानी करवानी थी। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। अरमान उसे कॉरिडोर में ही मिल गया था। जी मुझे याद है, आप बेफिक्र रहें, सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो। ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है आपका? नहीं, बस कुछ खास नहीं। तुम सब जैसा बोला है वैसे ही करना, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ये बात फ़िलहाल हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए, समझ गए ना? ओके बॉस, अब मैं जाऊँ? ठीक है, जाओ। इरहा का दिल बहुत उदास हो रहा था। मुराद की नज़रों में कितने सवाल, कितने शिकवे थे। मैडम आ जाएं ज़रा, भाभी होने के भी कोई फ़राइज़ निभाएंगी आप? हाथ बटाएं इधर आकर। हुरिया ने उसे मुतवज्जो किया तो वो बेदिली के साथ उसके साथ बीजान के कमरे की तरफ बढ़ गई। शाह, उष्णा ने उसकी तरफ रुख मोड़े उसे पुकारा। जी जाने मीर शाह। वो वारफ्तगी से उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ तो वो एक पल को सटपटा गई। हम कहाँ जा रहे हैं? वो दोनों काफ़ी टाइम के बाद बाहर निकले थे एक साथ। हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। उस दिन सब गए थे तो आपको एतराज़ था कि आपको क्यों नहीं जाने दिया, इसलिए आज कुछ फ्री था, सोचा अपनी वाइफ को शॉपिंग करवाते हैं। मीर शाह ने प्यार भरी एक नज़र उस पर डाली। मगर आप तो शॉपिंग कर चुके हैं ना मेरे लिए?
तो क्या हुआ? मैंने तो सुना है कि लड़कियों को जितनी शॉपिंग करवाओ कम है। आपको बड़ा पता है लड़कियों का। मेरी बीवी जेलस भी होती है। उसने ड्राइविंग से ध्यान हटाते एक पल को उसे देख कहका लगाया, जेलसी हो जेलस होती है मेरी जूती। मैं क्यों जेलस होने लगी? वो मुंह बनाती तंग कर बोली। कुछ देर बाद वो शॉपिंग मॉल में ही थे। उष्णा सिर्फ साथ खाना पूरी के लिए आई थी, क्योंकि शॉपिंग तो वो खुद ही कर रहा था हमेशा की तरह। और उष्णा उसकी चॉइस को सराह रही थी कि उस बंदे का ज़ौक़ भी उसकी तरह कमाल का था। शाबाश, अब चलें, मैं थक गई हूँ, मज़ीद नहीं चल सकती। उसे धड़ाधड़ शॉपिंग करते देख उष्णा ने टोका, नो प्रॉब्लम, मैं आपको उठाकर भी ये काम बखुशी कर सकता हूँ, मुझे बिल्कुल भी कोई मसला नहीं। मीर शाह और उसकी बातें, ओफ। जी नहीं, मैंने बोला ना, अब चलते हैं, मेरा दिल घबरा रहा है यहाँ, पता नहीं क्यों। ओके, आप यहाँ बैठे, मैं बस एक दो चीज़ें और ख़रीद लूँ, फिर चलते हैं। वो उष्णा को बिठाते हुए खुद ज्वेलरी शॉप की तरफ चला गया। उष्णा के लिए शॉपिंग करते वो इतना लापरवाह हो गया कि उसे अकेला बिठा कर चला गया। गार्ड्स भी बाहर थे। उष्णा ने बेदिली से इधर उधर देखा। घर से तो वो बहुत खुशगवार मूड में निकली थी, मगर अचानक ही जाने क्यों उसका दिल घबराने लगा था। वो यूं ही अपनी हथेलियों को देखती, सर झुकाती बैठी थी कि एक बच्चा उसके पास आ रुका और फूलों का एक गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाया। उष्णा ने सामने खड़े अनजान बच्चे को देखा जो गुलदस्ता अब उसकी गोद में रख रहा था। बेटा, ये मेरा नहीं है। उसने जल्दी से उस बच्चे को रोका, जो जैसे आया था वैसे ही मुड़ने लगा। आपके लिए ही है, उन्होंने कहा कि आपको दे दूं। बच्चे ने दाईं तरफ हाथ से इशारा किया। उष्णा ने जब नज़र उठाई तो उसका रंग फक हुआ था। शेर खान नाम उसके लबों से टूट टूट कर अदा हुआ। पिलर की ओट में खड़ा वो शख्स बिलाशुबा वही था। वो वापस आ गया था। या अल्लाह, ये फिर से आ गया मेरी ज़िंदगी में आग लगाने। मतलब सुकून के दिन अब ख़त्म होने को थे। या मेरे खुदा, कहीं मुझे शाह के साथ देखकर ये कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। एक नज़र उधर डाली जिस शॉप पर मीर शाह गया था। उसने जल्दी से फूल उठाकर साइड पर पड़ी डस्टबिन में फेंके, मगर फूलों के साथ एक पेपर भी था। जाने उस पर क्या लिखा था। इससे पहले कि वो उसे खोलती या उठाकर उसे भी डस्टबिन में फेंकती, मीर शाह उसे शॉप से निकलते दिखाई दिया। उसने हड़बड़ाकर पेपर उठाकर अपना हाथ चादर के नीचे छुपा लिया। पेपर के साथ ही, चले मैडम, चलते हैं। हालांकि मेरा दिल अभी और शॉपिंग करने का था, मगर आप थक चुकी हैं तो चलते हैं, बाकी फिर सही। मीर शाह ने उसकी तरफ आते उसे मुखातिब किया। जी चलते हैं। वो कांपती टांगों से बमुश्किल खड़ी हो पाई, जबकि मीर शाह, जो उसकी उड़ी रंगत देखकर तशवीश में मुब्तला था, वो बोला, तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर के पास चलते हैं पहले। मीर ने उसे नरमी से बाजू के हल्के में लिया। मीर ने उसे जल्दी से बाजू के हल्के में लिया। उष्णा जल्दी से उससे अलग हुई कि जानती थी वो कहीं छुप कर देख रहा होगा। अच्छे से जानती थी कि उसके करीब आने वालों का वो वैशी क्या हाल करता था। वो मीर शाह के लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहती थी। मीर ने शायद उसकी तबीयत की खराबी समझते ज़्यादा नोटिस नहीं लिया और दोबारा से उसे अपने साथ लगाए आगे बढ़ा। उष्णा की हालत मारे खौफ के मज़ीद ख़राब हो रही थी। दिल किसी अनहोनी के डर से लरज़ां था। मीर ने एक नज़र उस पर डाली और बिना किसी चीज़ की परवाह किए झुककर उसे बाजू में उठाया। उष्णा का चेहरा डर के मारे लट्ठे की मानित सफ़ेद हुआ। उसने एक चोर निगाह मीर शाह की गर्दन के पास से मुंह ऊपर करके पीछे डाली। तवक्को के अन मुताबिक वो चेहरा अब मास्क से छुपाए हुए था, मगर आंखों से फूटते शरारे उष्णा को कांपने पर मजबूर कर गए। इस सब से बेखबर मीर शाह उसे किसी अनमोल शय की तरह खुद से लगाए बेनियाजी से आगे बढ़ रहा था। हर आने जाने वाला रुककर उस शानदार बंदे को और उसकी बाहों में सिमटी चेहरा झुकाए उस लड़की के नसीब पर रश्क कर रहा था। उसे लाकर नरमी से फ्रंट सीट पर बिठाकर वो ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। मुलाजिमों ने शॉपिंग बैग्स लाकर पिछली सीट पर रखे तो गार्ड्स के हमरा उनकी गाड़ी वहां से निकली। इस बात से अनजान के कुछ फासले पर एक गाड़ी उनके मुसलसल पीछे आ रही थी। मीर शाह कुछ देर उसके पास रहा। जब उसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो वो अपने किसी ज़रूरी काम के लिए निकल गया, जिसके लिए उसे बार बार कॉल्स आ रही थी। उष्णा जानती थी जब तक वो उसे खुद नहीं कहेगी वो उसके पास से हिलेगा भी नहीं, इसलिए उसने खुद को संभालते मीर शाह को यही मशवरा दिया कि वो बिल्कुल ठीक है, अब वो जाकर अपना काम कर सकता है।
میر شاہ کو قائل کرنا بھی کون سا آسان کام تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ اسے بھیجنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ گھر میں شادی کا ماحول تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ کبھی سوچتی میر کو بتا دے، مگر پھر میر شاہ کے غصے کو سوچتی خود ہی اس خیال کو رد کر دیتی، کیونکہ جس دن بھی میر شاہ اور شیر خان آمنے سامنے ان میں سے کسی ایک کا بچنا مشکل ہی تھا۔ وہ شیر خان کی درندگی کو بھی جانتی تھی اور میر شاہ کے غصے اور جنون سے بھی واقف تھی۔ جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی پریشان ہو رہی تھی۔